बाबर आजम की पिछली 8 टेस्ट इनिंग्स में कोई 50 नहीं है। ये आपने सोशल मीडिया पे अगर देखा हो तो ये एक स्टेटस, ये एक स्टैट बड़ा वायरल चल रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि बाबर आजम की दोबारा कप्तानी लेने के मैं क्यों फेवर में नहीं था। आपको याद है ना, मैंने तो मल्टीपल टाइम कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, वो इस वजह से कहा था। फिर अजीबोगरीब से झूठे स्टैट आएंगे। बाबर आजम की 2 50s हैं पिछली 8 टेस्ट इनिंग्स में। आई डोंट नो कि ये क्यों कहा जा रहा है कि बाबर आजम की कोई टेस्ट 50 नहीं है। बाबर आजम की सेंचुरी आप शायद लिख देते तो मैं मान भी लेता, लेकिन टेस्ट में तो अभी रिसेंटली उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट 50 की है। उसने एक 50 रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की है, एक सिलेट में की है अगेंस्ट बांग्लादेश। तो हाउ कम आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने कोई 50 नहीं की? झूठ है। अच्छा, पहले दिन जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच पहला डे एंड होता है, बाबर आजम ने डिफेंसिव कप्तानी की है, हम और विकटें ले सकते थे, फलाना था टिमकाना था, बहुत बातें हुई बाबर आजम की डिफेंसिव कप्तानी के ऊपर। विच आई रियली डोंट नो कि ये डिफेंसिव कप्तानी का इन्होंने कहाँ से ले लिया है। ऐसी कौन सी चीज़ हुई थी कि जिसकी बेस के ऊपर इनको लगा कि बाबर आजम की कप्तानी डिफेंसिव थी? क्या स्लिप्स नहीं खड़ी की हुई थी? करीब में फील्डर नहीं खड़े किए हुए थे? कहाँ पर आपको लगा कि डिफेंसिव कप्तानी थी? पैक्ड उसने चीज़ें रखी भी थी। आपके बॉलर्स की थोड़ी लेंथ जो है वो शॉर्ट थी, इस वजह से वो कोई आपको खातर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। अच्छा, द वेरी मोमेंट सेकंड डे जब दूसरा डे 2 एंड होता है, पाकिस्तान 115-17 रन के ऊपर 7 विकेट्स गिराता है, वहाँ पर यकीन करें मजाल है किसी ने कहा हो कि जी बाबर आजम ने क्या ज़बरदस्त कप्तानी की है, क्या अपने बॉलर्स को बैक किया, क्या बॉलिंग चेंजेस किए हैं कि 115-17 रन के ऊपर पाकिस्तान ने 7 विकेटें गिरा दी। किसी के मुंह से आपने बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ सुनी हो तो बता दें ज़रा। मैंने तो नहीं सुनी। पहले दिन विकेट्स नहीं मिली, सिर्फ 3 विकेट्स मिली तो जी बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी नहीं की। दूसरे दिन आपने 7 विकेटें गिराई हैं 115-17 रन के ऊपर और एक लफ्ज बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ में किसी के मुंह से निकल गया हो। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं इस वजह से कह रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, चुप करके एज ए नॉर्मल प्लेयर खेले, क्योंकि मुझे पता था ये फिर आएंगे भूखे लगड़ बगड़ों की तरह और इसको घेर लेंगे, क्योंकि इनको है कि भाई इसको घेरो। बैटिंग के ऊपर बाद में आते हैं बाबर आजम की, ठीक है ना। पहले ये चीज़ क्लियर कर लें, ये भी बहुत मेन पॉइंट है भाई। आप अपने कप्तान को जब कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे, उसकी तारीफ ही नहीं करेंगे, तो वो ग्राउंड में अकेले ही फील करेगा ना कि नहीं, यहाँ वो इतना डीट है कि यार ठीक है बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा हूँ। नहीं सर, फील होता है, फ़र्क पड़ता है। उसने बात की अपने बॉलर्स से, उसने लेंथ्स चेंज करवाई अपने बॉलर्स की। जाकर अपने बॉलर्स के इंटरव्यू सुने ना, जिसमें वो कह रहा है कि हमारी डिस्कशन हुई, तो वो डिस्कशन किसके साथ हुई? हाफिज जी के साथ, छोटे मियाँ साहब के साथ। किसके साथ डिस्कशन हुई? कप्तान के साथ, कोच के साथ। वहां पर तो आप लोग बाबर आजम से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलते, झूठे मूठे स्टैट उठाकर चिपका देते हैं कि ये हुआ है जनाब, बाबर आजम ये नहीं कर पा रहा, बाबर आजम वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब आ जाए बैटिंग के ऊपर। बैटिंग में बाबर आजम से नहीं रन हुए, आई एग्री। मुझे था कि बाबर आजम डे एंड निकाल जाएं, लेकिन आखिरी जो घंटा होता है वो बहुत क्रूशल होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इमाम साहब को आउट नहीं होना चाहिए था। ये आखिरी 1 घंटे में ना आपका सेटल पेयर डिस्टर्ब हो जाए ना, आपके बहुत मसाइल खुलते हैं। वो कौन सा पहले टेस्ट मैच में? अब मैं इमाम को वो नहीं कह रहा कि भाई इमाम ना आउट होता तो बाबर भी ना आउट होता, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक कम्बिनेशन वाइज, एक जो जिसे कहते हैं एक जो बैटिंग की टेक्निकलिटी होती है, अगर उसके हिसाब से देखें तो इमाम की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाबर आजम को जेडन सीज, अच्छा जेडन, एक जगह मैंने पढ़ा कि किस फोके बॉलर से आउट हो गए हैं। जेडन सीज फोका बॉलर है। आपको पता है यंगेस्ट वेस्ट इंडियन है जिसने 5 विकेट हॉल टेस्ट में लिया, यंगेस्ट वेस्ट इंडियन बॉलर, और वो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही लिया था 2021-22 में। आपको पता है जेडन सील्स सेकंड फास्टेस्ट वेस्ट इंडियन बॉलर है टू गेट 100 विकेट्स। आप कह रहे हैं फोका बॉलर है। डे एंड के ऊपर थोड़ा सा गेंद पुराना हुआ है, मीटर उसका गेंद स्विंग हो रहा था। इसका मतलब है कि उसे रिवर्स भी आती है और उसने बाबर को उसी चक्कर में पकड़ा है। वी ऑल नो दैट अंदर आता हुआ गेंद बॉबी भाई को प्रॉब्लम देता है। लेंथ पे पड़ा हुआ गेंद जो निप बैक करता है, बाबर आजम को वो प्रॉब्लम करता है। उसने बाबर आजम को, अच्छा मज़ेदार बात है, इससे पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ पहले वेरिगन के कुछ ओवर्स में।
सारा दिन वो सीधे सीधे बॉल करता रहा है, ठीक है। बाबर आजम को उसने एक बॉल फेंका, वो उसका बॉल इतना ब्रेक हुआ। तो आई वॉज लाइक कि यार बॉबी भाई ताड़े ना नसीब ही रुसे ने, क्रिकेट छोड़े, पहले अपने नसीबों को राजी करें, उसके बाद क्रिकेट शुरू करें। सारा दिन वो सीधे सीधे बॉल फेंक रहा है। बाबर आजम बैटिंग करने आया है, इतना बड़ा स्पिन किया उसने। अगर आपने देखा हो जिसमें बाबर आजम को उसने बीट कर दिया था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अब इधर बंदा क्या करे। अच्छा एक चीज़ तो ये, जेडन सील्स ने पहले मारे हैं रिवर्स, अगर आपने देखा उसने बाबर आजम को एक रिवर्स यॉर्कर भी मारा था और बॉबी भाई से वो बड़ा मुश्किल से हैंडल हुआ था। अच्छा फिर उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बाबर आजम को एक दो गेंदें खिलाई, जिसमें से एक बाबर आजम ने उसको हिट आउट करने की कोशिश की लेकिन वो लगा नहीं सही, और वो बाबर आजम ने फ्रस्ट्रेशन में अपना बैट पकड़ लिया था। इससे पहले जब इसका गेंद इतना वो हिल नहीं रहा था ना, तो तब बाबर आजम ने तो इसने विड्थ दी, बाबर आजम ने 2 इकट्ठे चौके इसको मार दिए थे अगर आपको याद हो। तो जब इसका गेंद हिलना शुरू हुआ तब इसने बाबर आजम के साथ माइंड गेम्स खेलनी शुरू की हैं, वो रिवर्स कर करके, और उसके बाद फिर इसने जनाब वो क्या उसको कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में गेंद फेंक के, तो उसने हल्का सा बाहर निकाले, उसने बाबर आजम को स्क्वेयर अप कर दिया। और द मोमेंट एज ए बैटर आप ऐसी बॉल के ऊपर स्क्वेयर होते हैं तो मतलब आप समझ लें 90-95% चांस होता है कि आपके बल्ले का एज लग ही लगा। बाबर आजम के बल्ले का एज लगा वापस। तो मुझे बेसिकली बाबर आजम से उम्मीद ज़्यादा की थी, देयर इज़ नो डाउट, मुझे था कि यार रन्स करने चाहिए, लेकिन आई फील कि बाबर आजम के रन्स आ जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। अब आते मतलब इन अ वे कि हाँ आप कह सकते हैं कि कप्तान को रन्स करने चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन फिर बात वही है कि कप्तान की जो कुर्सी है वो भी तो हर मुसलसल जिसे कहते हैं हर कोई खींचता रहता है, तो आप उसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा सुकून लेने दें, ठीक है। उसके रन्स आ जाएंगे, हर वक्त उसके सीने पर चढ़ के ना बैठा करें, बाकी भी 10 खेल रहे होते हैं, कभी किसी और की तरफ भी चले जाएं। मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार 25-27 की बैटिंग एवरेज वाला क्या कर रहा है एज एन ओपनर। सीरियसली वो 50 तो मार गया, लेकिन 50 मार के जिस तरीके से वो आउट हुआ है ना, यकीन करें यहाँ पे इमरान खान होता ना, ये इस बंदे का आखिरी टेस्ट मैच होता इमाम का। मतलब वो कोई शॉट था मारने वाला, 150 प्लस की आपने पार्टनरशिप की हुई है, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग चल रही है पाकिस्तान के लिए, उस पर ऐसी शॉट मारना। आपको पता भी है कि आपकी बैटिंग जो है ना वो बहुत वेरिएबल खेलती है, दिन है तो सारे 50 कर जाएंगे, नहीं दिन तो फिर आन जान इनका देखने वाला होता है। जैसे आपके घर में मेहमान आ जाएं तो जैसे आपके छोटे बेटे की जो आनी जानियाँ लगती हैं ना दुकान पे, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, एक चीज़ ला रहा है फिर दूसरी चीज़ लेके आ रहा है, फिर तीसरी चीज़ लेने जा रहा है, ये इस तरह हमारी आनियाँ जानियाँ लगती हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होता है। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था ये गेंद जिस तरीके से पड़ के सीम शीम हो रहा है ना, मैंने कहा ये हमारी बैटिंग को प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमारे बैटर्स को चाहिए कि जब वो सेटल डाउन हो जाए फिर उन्होंने विकेट नहीं गिरने देनी, इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता, बस फेक स्टैट्स बाबर आजम के शो करते रहने। 8 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है, 2 हैं सर, उससे पीछे साउथ अफ्रीका में 3 50s इकट्ठी मारी थी। मसला ये है कि आप कहें सेंचुरी नहीं लग रही, दैट वुड आई एग्री कि यार बाबर आजम की सेंचुरी आनी चाहिए। लास्ट उसकी जो सेंचुरी आई थी टेस्ट क्रिकेट में वो 2022 में आई थी, वो आनी चाहिए, आई एग्री। हमारे सेंचुरीज नहीं आती टेस्ट क्रिकेट में, हमारे 50s करके आउट हो जाते हैं। हमें इस माइंडसेट के ऊपर बात करनी चाहिए अपनी बैटिंग लाइनअप की। बाबर को तो चले कॉलर से पकड़ लेंगे, ओके फाइन, तो बाबर के अलावा भी तो बाकी हैं, सब पे बात किया करें। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ बाबर आजम को ना पकड़ा करें, उसको ना कटहरे में खड़ा किया करें, सब पर बात किया करें। पीस अप।